हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो कक्षा 10वीं विज्ञान की अंतिम प्रहार सीरीज़ का ये भाग पहला है। यदि आप लोगों ने विज्ञान में पूरी साल में कुछ भी नहीं पढ़ा और अपने पेपर में पास होना चाहते हैं तो इस सीरीज़ की 2 या 3 जितने भी पार्ट होंगे वो सभी देख लेना। पहला पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं और पहले पार्ट में मिलेंगे आपको टोटल एक शब्द वाक्य में उत्तर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। अब अगर अपघटित होते हैं तो दूसरा क्वेश्चन होगा अपघटित नहीं होते। तो नहीं होते हैं तो वहाँ पर जैव की जगह पर के उत्तर में क्या लगा देना आपको? अजैव। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटक मृतोपजीवी को किस प्रकार के पदार्थों से अपघटित कर देते हैं? तो इसका उत्तर है सरल अकार्बनिक पदार्थ। अगला है, अनेक आहार श्रृंखलाओं का संयुक्त समूह क्या कहलाता है? देखो, जब कई सारी आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो वो बन जाता है एक जाल, जिसको बोलते हैं खाद्य जाल या फिर आहार जाल। अगला है छठवां क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर जिसको अपन फ्रिज बोलते हैं तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम बताना है। तो फ्रिज में जो या रेफ्रिजरेटर में जो भी कार्बन का प्रयोग किया जाता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको कहते हैं CFC। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CFC। पेपर में ये भी आ जाता है कि CFC का पूरा नाम बताइए, तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हो गया। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपन एरोसोल भी कहते हैं। और आपको एक बात बता दें, ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की है। किसकी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो अब एक और क्वेश्चन इसी से बता दूं कि ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलो, क्लियर हो गए। तो ये थे 6 अपने एक शब्द वाक्य में उत्तर। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? आप आंसर बताएंगे जैव निम्नीकरणीय। क्लियर। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अजैव निम्नीकरण। इसी प्रकार से तीसरा है, पौधे द्वारा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हो गया। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन ये हैं, उस युक्ति का नाम क्या है जो अतिभारण एवं लघु पथन से उपकरणों की रक्षा करती है? तो अतिभारण और उपकरण आप लोगों ने घरों में देखा होगा, एक जिसको पहले फ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज। वो लगा रहता है, यदि ज़्यादा मात्रा में लाइट होती है तो वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज तार। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो घरेलू परिपथ में होती है प्रत्यावर्ती। घरेलू परिपथ में कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो क्या होती है? धन और ऋण के रूप में चलती है। ठीक है। इसको अपन अगर कहा जाए तो अल्टरनेट यानी AC बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? AC। दूसरा अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है और विद्युत चुंबक जो होता है वो अस्थायी चुंबक होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी और दूसरा होता है दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल बोलते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? जो आपका पहला क्वेश्चन है वही थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है और आंसर दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब फ्यूज तार। ठीक है। चलो, तो ये थे अपने विद्युत से संबंधित 5 क्वेश्चन। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। उस पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि आपको यहीं याद हो जाए वीडियो में ही। उस युक्ति का नाम बताइए जो अतिभारण एवं लघुपथन से उपकरणों की रक्षा करती है। आपका आंसर रहेगा विद्युत फ्यूज या फ्यूज तार। अगला है, घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तब आप बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्युत चुंबक का। और विद्युत चुंबक स्थायी है या फिर अस्थायी? तो आप बताएंगे अस्थायी। चुंबक के कितने ध्रुव हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव हैं। 5वां बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से एवं प्रतिरोध R में संबंध बताना है। तो यही क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से आ जाए, ओम का नियम लिखिए, तो ओम का नियम जो है वही लिख देना, V बराबर RI। क्या लिख देना आपको? V बराबर RI। क्लियर। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके परिणामी तुल्य प्रतिरोध का संबंध बताइए। ध्यान से सुनना, 2 प्रकार से आता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कंटिन्यू चलते हैं, मतलब R1 + R2 + R3। समांतर क्रम में यही चीज़ व्युत्क्रम में आ जाती है, मतलब बटे में आ जाती है। ठीक है।
तो श्रेणी क्रम अगर आपसे पूछा जाता है तो R बराबर का R1 + R2 + R3, और समांतर अगर पूछा जाता है तो 1/R बराबर का 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्लियर हो गया। और जितने भी हो जाए, 4 हो तो R4 हो जाएगा, 5 हो तो R5 हो जाएगा। ठीक है, अगला जहाँ तो तीसरे क्वेश्चन में समांतर ही है। चलो हो गया। चौथा क्वेश्चन है, आवेश एवं विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, सूत्र के रूप में लिखना है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से, यानी I = Q/T। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम, याद रखे रहना। हाँ, अगर यही चीज़ प्रोटॉन में पूछा जाता तो आगे जो माइनस लगा है ना 1.6 × 10⁻⁻19, तो आगे वाला माइनस हट जाता, बस इतना रहता है प्रोटॉन पे आवेश। प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, विद्युत आवेश का मात्रक। मैं अभी बता चुका हूँ, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ जो होता है, तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत मतलब होता है भैया लगातार, क्या होता है, लगातार। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थे अपने स्लाइड के क्वेश्चन। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। तो नेत्र के रेटिना भाग पर वस्तु के क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। रेटिना को अपन क्या कहते हैं, दृष्टिपटल भी कहते हैं। क्लियर। चलो अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षमा भी क्या करती है, समंजित करती है। अगला क्वेश्चन तीसरा, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। अगर विचलन की बात करें तो बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है और लाल का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, आगे श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश न्यूनतम यानी कम, मैंने अभी आपको बता दिया, तो वो होता है लाल का। लेकिन अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है, बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। याद रखे रहना इन चीज़ों को। 5वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। क्लियर। अपन लोगों को दिखाई देता है नीला। फिर आता है लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका 6वां, क्या कारण है कि खतरे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। शायद 2 आंसर अपन इसको दे सकते हैं। एक तो क्या है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या दूसरा आंसर हम ये दे सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो हमें ज़्यादा दूर से दिखाई दे जाता है। इस वजह से खतरे के सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के लाल रंग के बनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। चलो तो ये पहला क्वेश्चन, इसको जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है। तो इसका आंसर है पक्षमा भी। तीसरा है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है, लाल का। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तब आप बताएंगे काला। क्या कारण है कि खतरे के सिग्नल जो रंग है वो प्रकाश लाल रंग का बनाया जाता है। तो आपको पता है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र लिखना है अगर अपन को, तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों एक जैसे हैं। केवल अंतर ये है कि दर्पण में आपका प्लस रहता है और लेंस में आपका माइनस रहता है, बस इतना अंतर याद कर लो। तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए आप अच्छे से, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो ये क्या है आपका दर्पण। इधर देखो 1/F 1/V माइनस का 1/U, U वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेंस का। तो लेंस में माइनस लगना है, लेकिन अच्छा एक बात याद रख लेना कि माइनस कहाँ लगना है, U के पहले के V के, तो U के पहले माइनस लगना है। तीसरा क्वेश्चन, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखना है तथा उसका मात्रक भी लिखना। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/F, P बराबर 1/F, जो कि फोकस दूरी होती है। ठीक है, क्षमता बराबर 1/F फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो होती है काय में होती है, वो मीटर में होती है। किस में होती है, मीटर में। चलिए अगला, अच्छा इसका मात्रक भी लिखना है, तो इसका मात्रक होता है डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R एवं उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है। तो त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी कि R बराबर का 2F। अगला क्वेश्चन, 2 माध्यमों के बीच अपवर्तनांक एवं उसमें प्रकाश की चालों में संबंध क्या कहलाता है। अच्छा, क्या कहलाता है नहीं लिखा है, क्या है बताना है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन 6वां, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर की
हो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो भाई 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। सूत्र में आप रखोगे लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर का 1/f। अब ऊपर तो 1 है और नीचे f का मान कितना है, 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1, और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 है तो 1/2, फोकस दूरी 3 है तो 1/3, लास्ट में डायोप्टर लगना ही है। चलो अगले प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। बहुत आसान है। अनुवांशिकी के जनक जो है वो मेंडल, और इनका पूरा नाम है सर जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखे रहना। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग निर्धारण में किसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वाई गुणसूत्र की होती है। क्लियर। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये 46 होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं, अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े। कितने जोड़े समान होते हैं, तो 22 जोड़े समान होते हैं। कौन सा जोड़ा अलग होता है, तो वो 23वां जोड़ा अलग होता है। क्लियर हो गया। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, लिंग गुणसूत्र वाले से, अनुवांशिकता वाले से, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। चलो फिर से, अभी मैंने क्या बताया, लिंग गुणसूत्र कौन सा है, तो आप बताओगे वाई, या फिर दूसरा अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो मेंडल जी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मेंडल ने अपने प्रयोग जो किए थे वो किस पर किए थे, मटर के पौधे पर। उसमें और बताऊं कि मेंडल ने कितने नियम दिए, तो मेंडल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया कहलाती भैया परागण। परागण कितने प्रकार का होता है, परागण होता है 2 प्रकार का, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। क्लियर। चलो, नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को कहते हैं भाई निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। अगला, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो मनुष्य में जो शुक्राणु जनन क्रिया होती है वो होती है वृषण में। कहाँ होती है, वृषण में। और अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है वो होती है अंडाशय में। अगला, किसी जीव के उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है जनन। अब देखते हैं छठवें में बोला गया है, जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है, तो जब जनन करती है तो उसके डीएनए में भिन्नता आ जाती है। क्या होता है, भिन्नता आ जाती है। अब अगला प्रश्न है 7वां, क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगोरा तंतु काफ़ी लंबा हो जाता है। स्पाइरोगाइरा जो है वो तंतु जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो क्या होता है कि अपने आप में वो टूट जाता है और नवजातों को जन्म देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विखंडित होकर नवजातों को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो रजोधर्म की अवधि होती है 2 से लेकर के 7 दिन तक। कितने दिन तक, 2 से लेकर के 7 दिन तक। क्लियर हो गए। अब आप लोग कहोगे कि सर इसके आंसर कहाँ हैं, तो आपके आंसर, परेशान मत हो, अगली वाली स्लाइड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। क्लियर। चलो एक बार देखते हैं जल्दी से। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है, ये कहलाती परागण। नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं निषेचन। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। अगला, मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। रजोधर्म की अवधि कितने दिन होती है, तो ये 2 से लेकर के 7 दिन तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने दोबारा से रिपीट कराए हैं। चलिए इसके आंसर भी देख रहे हो आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, और ये प्लेसेंटा को अपन हिंदी में कहते हैं अपरा। इसका दूसरा नाम क्या है, अपरा। देखो ये है इसके कंटिन्यू 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 आंसर दिख रहे हैं आपको। पहले का परागण, दूसरे का निषेचन, तीसरे का वृषण, चौथे का अंडाशय, 5वें का जनन, 6वें का भिन्नता आ जाती है, 7वें का विखंडित होकर के नवजातों को जन्म दे देता है, और 8वें का है 2 से लेकर के 7 दिन, और लास्ट वाला अभी बताया है गर्भाशय में प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, अपरा। ठीक है, और इसी के द्वारा माता और बच्चे के बीच में संबंध भी रहता है। ठीक है, या कहा जाए बच्चा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, चलो क्लियर हो गए। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अब आ जाते हैं अपन अगली वाली स्लाइड पर। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला, ये रहा, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है, तो नियंत्रण एवं समन्वय ये हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन। अब बात पौधे की है तो पादप हार्मोन, जंतु होता है तो जंतु हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी जंतुओं में किन तंत्रों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। कशेरुकी तंत्रों में अंतःस्रावी द्वारा। किसके द्वारा, तो अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, या फिर तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथ दोनों के द्वारा।
अगला VIMP क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? आप सबको आंसर पता है, तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? इंसुलिन का होता है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया बीच में, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा। 6वें नंबर का, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये आपसे आता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आया है और आपसे बनता भी है। ठीक है, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो जहाँ पर देखो सुनने, सूंघने आदि की बात आती है तो वहाँ पर वो काम होता है मध्य मस्तिष्क का। किसका काम होता है? मध्य मस्तिष्क का। मैं आपको बता दूं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्लियर? अब यहाँ पर एक और मैं बता दूं आपको, पादप हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो पादप हार्मोन्स में आपको ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्जेजिक ये पूछे जाते हैं। ये कभी कभार ये पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है, तो इनके नाम अपन को याद कर लेना है, बाकी एक एक्स्ट्रा होगा वो अपन लगा देंगे। चलो अगले प्रश्न है, सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगर आपसे सीधे प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिख देना भैया। ठीक है, चलो अगला, मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विघटित करने की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो ये कहलाती है पाचक। क्या कहलाती है? कि जो जटिल अणु हैं उनको धीरे धीरे करके छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? पाचक। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में प्रयुक्त अंगों का समूह क्या कहलाता है? अगर अंगों का समूह है तो उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, और अगर प्रक्रिया होती तो केवल उत्सर्जन। आगे प्रश्न पर ध्यान दें, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं और अनुपस्थिति की जगह पर अगर उपस्थिति पूछ दे तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है अनॉक्सी श्वसन। इसमें अंतर आता है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि, वाष्प के रूप में जल हानि कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। बिंदु के रूप में होने वाली जल हानि कहलाती है बिंदु श्रावण। ठीक है, आगे, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही अपन बोलते हैं हरित लवक और इसको ही बोलते हैं अपन पर्णहरिम। 3 नाम, क्लोरोफिल, हरित लवक, पर्णहरिम। ठीक है, इसमें अगर बात करें तत्व की कि कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो वो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? चलो, तो ये 6 क्वेश्चन अपने फिर से कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों में से देखो, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन आपसे अच्छी आनी चाहिए, बनना चाहिए, पेपर में आ जाता है। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर आपसे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखते हैं अपन, एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो देखो, एल्केन का जो पहला सदस्य होता है उसका नाम होता है मेथेन, लेकिन अगर एल्कीन की बात करें तो वो मैथीन नहीं होता, वो एल्कीन से शुरू होता है और एल्काइन भी। जैसे अगर देखो मैं आपको बता दूं 3 प्रकार से होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर एल्केन बोला गया, एल्केन का पहला सदस्य होता है मेथेन। दूसरा होता है एल्कीन, तो एल्कीन का अगर आप सोचो कि पहला सदस्य मैथीन होगा तो वो नहीं होता। तीसरा अगर अपन बात करें तो एल्काइन बनता है, उसका अगर आप सोचो कि पहला सदस्य मैथाइन होगा तो ये नहीं होता। क्लियर? चलो, तो पहला अपन यहाँ बात कर रहे थे, एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम ये था मेथेन। इसका सूत्र है CH4। इसको भाई मार्स गैस भी कहते हैं मेथेन को, ये भी सुन लो। दलदल में पाई जाने वाली गैस है, ये भी सुन लो। आगे, एल्कीन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम मैंने बताया था, मैथीन मत समझना, इसका क्या होता है? एथीन होता है। सूत्र बगल में लिखा हुआ है C2H4। आगे, एल्काइन का सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र, तो एल्काइन का होगा एथाइन, C2H2। क्लियर? चलो अगला है, एल्केनॉल समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम होगा, तो इसका होगा मैथेनॉल। फिर है 5वां, एल्केनोइक अम्ल के प्रथम सदस्य का, तो मैथेनोइक। ठीक, केवल एथीन और एथाइन ये दूसरे वाले जो आपको लगता है बनाने में कि ये दूसरे होंगे, तो दूसरे नहीं है, ये पहले हैं। ठीक है, चलो, तो ये थे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एल्केन श्रेणी का जो बनाने का सूत्र होता है वो CnH2n+2।
एल्कीन का होता CnH2n और एल्काइन का होता CnH2n-2। ठीक है, एल्केन में दो जुड़ते हैं, एल्कीन में केवल मतलब दो का गुणा तो होता ही होता, सब में होता, केवल दो का गुणा होता है, और एल्काइन में दो का गुणा होने के साथ साथ दो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर। चलो बात करते हैं अगली स्लाइड पर। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ध्वनिक। ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनिक। ठीक है। दूसरा है धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धात्विक चमक। क्या कहलाता है? धात्विक चमक। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो पारे की जो मिश्र धातु है वह कहलाती है अमलगम। क्या कहलाती है? अमलगम। फिर है अगला प्रश्न, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धि क्या कहलाती है? तो अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धि कहलाती है गैंग। क्या कहलाती है? गैंग। जैसे डाकुओं की होती है ना गैंग, हैं, तो उसमें अच्छे गुण थोड़ी होते हैं, बुरे बुरे होते हैं, है ना। लड़ाई करते, झगड़ा करते, मारते पीटते, सब कुछ छुड़ा लेते हैं, वही तो डाकू होते हैं, तो उनकी गैंग होती है। चलो ठीक है, मजाक में मैंने बोला। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती है। चलो ये चारों क्वेश्चन जल्दी जल्दी से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप आंसर देना। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक। दूसरा, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? ये कहलाता है धात्विक चमक। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। अगला, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं गैंग। क्लियर। चलो अगली स्लाइड पे आंसर अपन देखते हैं। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को कहते हैं अपरूपता। क्या कहते हैं? अपरूपता। अब अपरूपता की बात करें तो जैसे कार्बन है, पूछे जाते कभी कभार कार्बन के कितने अपर रूप हैं? तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएगा हीरा। ठीक है। चलो ये छठवां देख लो, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। क्लियर हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अभी मैं आपसे बात कर रहा था हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कार्बन में खालिस्तान गुण पाया जाता है, तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का। ये भी याद रखे रहना। अगली स्लाइड के क्वेश्चन अपन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? सबको याद होगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला, अम्लों के पीएच मान का परिसर क्या होता है? तो ध्यान से सुने, पहले आप लोग यहाँ गलत कर देते हैं। अम्लों का पीएच मान बोले 7 से कम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ परिसर पूछा गया, तो परिसर होगा भैया 0 से लेके 7 तक। कितना हो जाएगा? 0 से 7 तक, ठीक है। और क्षारों का क्या होता है? 7 से 14 तक। अब आप कहोगे सर 14 की बात भी तो हो सकता है, तो भाई जो पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से लेके 14 तक, ठीक है। तो 0 से 7 वाले अम्ल, 7 से आगे वाले, 7 से ज़्यादा वाले और 14 वाले के बीच के, 7 से 14 के बीच के कहलाते हैं क्षार। प्रॉपर जो 7 है वो कहलाता है उदासीन यानी कि जल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है तीसरा, क्षारों के पीएच मान का परिसर तो आपको मालूम चल गया 7 से 14। फिर है चौथा, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? हाँ ध्यान से सुने, दोनों चीज़ प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। अगर दोनों प्रबल हैं तो उदासीन बनेगा, दोनों प्रबल है तो क्या बनेगा? उदासीन, ठीक है। अगला, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार। अब आपको देखना है कि प्रबल क्या है इसमें, तो अम्ल प्रबल है और अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। अच्छे से याद रखो, मैं आपको बता दूं, प्रबल जो चीज़ होती है उसकी प्रकृति आपको याद रखना है। जैसे प्रबल अम्ल है तो अम्ल की प्रकृति अम्लीय, प्रबल क्षार है, क्षार की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, ठीक है। और दोनों प्रबल हैं तो उदासीन, और दोनों दुर्बल हैं तो भी उदासीन, ठीक। चलो जैसे छठवां है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार, इसमें प्रबल क्या है? क्षार, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनता है जल एवं लवण। फिर अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है 9वें नंबर का, प्रायः
तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं। अगर रंगहीन गैस की बात आती है तो हाइड्रोजन गैस। लास्ट क्वेश्चन इसका, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। बनता क्या है, तो जल एवं लवण बनते हैं। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो अम्ल और जल दोनों मिल जाएंगे तो फिर उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलो। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है यानी ऑक्सीजन जुड़ती है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उपचयन। और जब ऑक्सीजन निकलती है तो वो कहलाती है अपचयन। और जब क्रियाएं दोनों साथ होती हैं, ऑक्सीजन निकलती भी है और जुड़ती भी है, तो इसको कहते हैं उपापचयन। और उपापचयन को अपन रेडॉक्स भी कहते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं तीसरा। दो विलयनों को मिलाने पर एक अभिलेय पदार्थ बनता है। अगर पदार्थ अभिलेय बनता है तो उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण। ठीक है। चौथा, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपापचयन, या इसी को कहते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। पाँचवा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना जो है ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, लेकिन लोहे पर जंग लगने की क्रिया को अपन संक्षारण कहते हैं। तो अगर आपको याद हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया तो भी सही माना जाएगा, और संक्षारण याद हो जाता है तो फिर तो बात ही अलग है। छठवां, ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन। ठीक है। दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन। एक जो होता है वो टूट करके दो या दो से अधिक में बट जाता है तो वो कहलाता है क्या, विघटन या वियोजन। संयोजन हो गया, वियोजन हो गया। ठीक है। और आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन। इस प्रकार से अपनी ये अभिक्रियाएं। एक और होता है विस्थापन। एक यौगिक होता है, एक तत्व होता है, तो जो तत्व होता है वो यौगिक के एक तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो चार प्रकार की अभिक्रिया आप अच्छे से पढ़ के जाना। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और मैंने ये जो अभिक्रियाएँ बताई हैं वो सभी अभिक्रियाएँ। क्लियर हो गया। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगली वाले जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें आप लोगों को इसके खाली स्थान बताए जाएंगे, जो कि आपने ये देखा है तो आपको आसान रहेगा, बहुत जल्दी आपको वो वाले याद भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जय राम जी की।